हेलो, गुड गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारी रात्रि 8 बजे वाली क्लास है, ये क्लास स्पेशली किसके लिए है सर? सर ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, स्पेशली यूपीपी के लिए है। मैं रात्रि 8 बजे आपके समक्ष रोज प्रस्तुत होता हूँ। हिंदी के 37 प्रश्न लेकर आता हूँ। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। और मैं जब तक यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं होगा, ये सीरीज बीच में बिल्कुल भी बंद होने वाली नहीं है, एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलेगी। तो पुलिस का जब पेपर होगा ना, तो तब तक आपकी ये सीरीज चलने वाली है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। रात्रि 8 बजे डेली मैं हिंदी की प्रैक्टिस सेट, हिंदी की सीरीज चला रहा हूँ। आप भी जुड़िए। बेहतरीन प्रश्नों का संकलन। चलिए, तो बिना किसी देरी किए हुए, हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आमोद सर हिंदी टेलीग्राम पर सर्च करिए और जुड़ जाइए, क्योंकि मैं क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट वहीं देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। और आज का मॉडल पेपर क्या है सर? चलिए देखिए, पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, मैं थोड़ा छोटा कर दूं, अब निर्देश पढ़ लो। दिए गए क्या है? दिए गए निम्नलिखित में से, जो निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्प का चयन करें और सही अर्थ वाला विकल्प पहचानिए। सही अर्थ वाला विकल्प पहचानो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, या फिर लोकोक्ति है या मुहावरा है। क्या है ये लिखा है लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति है। बताओ बताओ, अब इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। घर फूंक कर तमाशा देखना। बताइए, घर फूंक कर तमाशा देखने का अर्थ क्या है? बताइए सर, घर फूंक कर तमाशा देखने का अर्थ क्या है? सही जवाब दीजिए। घर फूंक कर तमाशा देखना, सर इसका अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। 114 वाले का सही जवाब होगा अपना ही नुकसान कर खुश होना। अपना ही नुकसान कर लो भैया और खुशी से झूमो। घर फूंक तमाशा देखना, घर फूंक तमाशा देखना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, आगे चलिए। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, वह लघुत्तम शब्दांश है। ध्यान से पढ़िए। वह लघुत्तम शब्दांश है। सर कौन सा शब्दांश? एक मिनट। वह लघुत्तम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगने से शब्दों का निर्माण करते हैं। ये कह रहा है वह छोटा सा छोटा शब्दांश बताइए। वह छोटा से छोटा शब्द का अंश बताइए जो शब्द के प्रारंभ में लगता है। बताइए, शब्द के प्रारंभ में कौन लगता है और शब्द के अंत में कौन लगता है? सर शब्द के जो प्रारंभ में लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्द के अंत में लगता है वह क्या कहलाता है? वह प्रत्यय कहलाता है। तो क्या पूछा है? वह लघुत्तम, वह छोटा शब्दांश क्या है जो शब्द के प्रारंभ में लगता है? सर वह तो उपसर्ग है। बहुत बढ़िया। वह कौन सा है जो शब्द के प्रारंभ में लगता है? उपसर्ग है। ठीक है, तो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जो लगता है वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, और हमारा एक और बेहतरीन प्रश्न। बताइए, एक शब्द है, क्या शब्द है सर? बखूबी। शब्द है बखूबी, बदौलत एवं वनाम शब्द में आगत उपसर्ग है। आगत उपसर्ग है मतलब क्या कह रहा सर? सर ये कह रहा है कि बखूबी
बदौलत एवं वनाम शब्द में आया हुआ उपसर्ग है। आगत का मतलब है आया हुआ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग आया हुआ है इसमें? बताइए कौन सा उपसर्ग आया हुआ है? तो सर उपसर्ग तो शब्द के पहले लगता है। हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है इसमें? बताओ भैया। सर बखूबी में वाह उपसर्ग है, बिल्कुल है। बदौलत में वाह उस उपसर्ग है, बिल्कुल है। वनाम में कौन सा उपसर्ग है? सर वाह उस उपसर्ग है। तीनों में कौन सा उपसर्ग है? वाह। तो बड़ा बा नहीं करना, ये वाला ऑप्शन ए में जो लिखा है ये बा उपसर्ग है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक और बेहतरीन प्रश्न है, एक और शानदार प्रश्न है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला एक और बेहतरीन प्रश्न है। देखिए, परिपक्व की भाववाचक संज्ञा है। मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, अब ठीक है। परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या है? सर परिपक्व की भाववाचक क्या है? सर परिपक्व की जल्दी से जवाब दीजिए। सर परिपक्व की भाववाचक क्या बनेगी? परिपक्वता, परिपूर्णता नहीं, ये परिपूर्ण की भाववाचक है। परिपक्व की है परिपक्वता। आंसर सही होगा सी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। बताइए बताइए, हमारा अगला प्रश्न है और जवाब दीजिए, दीजिए जवाब। निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? कौन सा विशेषण शब्द है? बताइए। सर घबराहट विशेषण है क्या? सर घबराहट विशेषण है? नहीं है। घबराहट क्या है? घबराहट क्या है? लड़कपन क्या है? लड़कपन और कठोरता ये क्या है? सर लड़कपन संज्ञा है, कठोरता संज्ञा है, घबराहट संज्ञा है। लेकिन विशेषण क्या है? उचित जो है ना, ये उचित एक विशेषण है। जैसे विशेषण कैसे पहचानोगे? इसके पीछे संज्ञा लगाओ, अगर फिट बैठ जाए तो विशेषण है। उचित स्थान, उचित व्यक्ति, उचित बात, है ना, उचित के साथ संज्ञा लग रही है ना, तो ये विशेषण है। तो आंसर जो वी में लिखा है ना, वही विशेषण है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा एक और बेहतरीन प्रश्न, शानदार प्रश्न है, शानदार जवाब होना चाहिए और बहुत सावधानी पूर्वक किया करिए, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए बताइए भैया, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? बताओ कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए सर कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग पहचानने के लिए हमने कहा था मेरा और मेरी लगाओ। स्त्रीलिंग पहचानने की ट्रिक है मेरा और मेरी लगाओ। किसी शब्द से पहले मेरा फिट बैठ जाता है तो पुल्लिंग है, और मेरी फिट बैठ जाता है तो स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग पहचानो, पहचानो। मेरी गवेषण, मेरी गवेषणा की मेरा गवेषणा? सर मेरी गवेषणा, गवेषणा जानते हैं? खोज, अनुसंधान। तो मेरी खोज, मेरी अनुसंधान। तो कौन सा आंसर सही होगा सर? पहला ही गवेषणा शब्द में स्त्रीलिंग है। कौन सा है? स्त्रीलिंग। बाकी चेक कर लो। मेरा प्रवेश कि मेरी प्रवेश, मेरा प्रवेश ये पुल्लिंग है। मेरा संविधान ये भी पुल्लिंग है। मेरी परभन की मेरा परभन, मेरा परभन ये भी पुल्लिंग है। तो विकल्प जो ए में लिखा है ना गवेषणा, ये शब्द स्त्रीलिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। बताइए बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, माता शब्द का बहुवचन रूप है? जो माता शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा? बताइए बताइए, माता शब्द का बहुवचन क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? सर ऑप्शन सी, माता का बहुवचन माताएं होता है।
माते नहीं, ना माताबो होता, ना मातों। ऑप्शन सी वाला सही है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ लूं? सर पूछ लो। बताओ फिर। बताइए कि हिंदी में वचन कितने होते हैं? सर हिंदी में वचन कितने? 2 वचन होते हैं। अच्छा, हिंदी में 2 वचन? हाँ, तो बताओ संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3। कौन-कौन से? देखो, संस्कृत में होता है एक वचन, द्वयवचन, बहुवचन। हिंदी में वचन 2, एक वचन और बहुवचन। ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा अगला बेहतरीन प्रश्न है। बताइए, बताइए, शानदार प्रश्न है, बताइए। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो भारत का जो संविधान है ना, उसकी जो 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाएं हैं। तो कौन-कौन सी शामिल नहीं है? देखो, कौन-कौन सी शामिल है 22 याद रखना मुश्किल है। कौन-कौन शामिल नहीं है और पूछी जाती है, तो याद रखना, एक अंग्रेजी शामिल नहीं है, अंग्रेजी, और सर एक भोजपुरी शामिल नहीं है। ये 2 याद रखना, ये पूछी जाती हैं। कौन शामिल नहीं है? एक अंग्रेजी और एक भोजपुरी। और एक और पूछा जाता है, क्या नेपाली शामिल है 22 में? हाँ, नेपाली भाषा 22 भाषाओं में शामिल है। तो कौन शामिल नहीं है? अंग्रेजी और भोजपुरी। तो ऑप्शन कौन सा है? सर भोजपुरी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 8। तो भाषा से संबंधित भाग कौन सा है? भाषा से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 17 में भाषा से संबंधित भाग है। अच्छा, भाषा से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद, तो अनुच्छेद है 343 से 351। 343 से 351। ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। हमारा अगला प्रश्न है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, और हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। दीजिए जवाब। सर क्या प्रश्न है कि आपके अवकाश का क्या हुआ? आपके अवकाश का क्या हुआ? कैसा वाक्य है? किसी ने किसी से पूछा कि भैया आपके अवकाश का क्या हुआ? तो ये वाला वाक्य किस में आएगा सर? सर ये वाक्य आएगा, प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक। जहां पर कोई प्रश्न पूछे तो वहां प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है? बताइए। बताइए। एक और बेहतरीन प्रश्न। प्रश्न लिखा है, सर क्या लिखा है प्रश्न? देख लीजिए। प्रश्न लिखा है, हाय वह मर गया। हाय शब्द के बाद प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? हाय शब्द के बाद जो विराम चिन्ह प्रयोग हुआ है, ये वाला, ये कौन सा विराम चिन्ह है? बताओ। हाय शब्द के बाद जो विराम चिन्ह आया है, वो कौन सा विराम चिन्ह है? ये बताओ। सर ये तो मुझे पता है, ये कौन सा विराम चिन्ह है? सर ये विस्मय बोधक या विस्मय वाचक विराम चिन्ह है। कौन सा है? विस्मय बोधक या विस्मय वाचक। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। दीजिए जवाब। एक और शानदार प्रश्न में आपके सामने आ गया। बताओ। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? सर एक सर्वनाम होता है संबंधवाचक। सर्वनाम के कितने भेद? सर सर्वनाम के 6 भेद। अच्छा, तो उन्हीं में से एक भेद है संबंधवाचक। तो कौन सा सर्वनाम संबंधवाचक है? सर कौन है क्या? जो है क्या? वह या कोई? तो सर देखो, कौन में कौन सा सर्वनाम है? सर ये तो प्रश्नवाचक है। अच्छा, ये आंसर नहीं होगा। वह कौन सा सर्वनाम है? सर ये तो है पुरुषवाचक। कोई कौन सा सर्वनाम है? ये अनिश्चयवाचक है। सर तो संबंधवाचक कौन है? जो संबंध बताता हो, तो अर्थात जो संबंधवाचक सर्वनाम है।
पहचान लीजिए। कुछ शब्द संबंधवाचक में आते हैं, जैसे जो, सो, ज्यों त्यों, जिसका, जिसके, ऐसे शब्द जहाँ मिल जाएं वो संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और हमारा एक और शानदार प्रश्न, गलती ना हो, मैं ऐसा प्रश्न डेली लेकर आता हूँ, आज गलत ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न। कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? अच्छा, मूल स्वर कहें या हरस स्वर कहें, एक ही बात है। तो अब बताओ, हमने हिंट्स भी दे दी, कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? सर, कौन सा नहीं है? सर, जो ऑप्शन डी में लिखा है, ये मूल स्वर नहीं है, ये हरस स्वर नहीं है। अच्छा, ये हरस नहीं है तो कैसा है? सर, ये दीर्घ स्वर में आता है। दीर्घ स्वर किस में आएगा? दीर्घ स्वर, या हम कह सकते हैं ये संयुक्त स्वर में भी आता है, संयुक्त स्वर। अच्छा सर, तो मूल स्वर कितने होते? सर, मूल स्वर या हरस स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, मैं मिटा दूं, बड़ी बन गई, छोटी ई, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 मूल स्वर में होते हैं। अच्छा सर, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटी री, तो ये हो गए मूल स्वर में। अब बचा ये, तो ये दीर्घ में आएगा या संयुक्त में? पता है ना, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, कितने? 4, ए, ऐ, ओ, औ। अच्छा, स्वर के कितने भेद? सर, मुख्य 3, कुल 4 भेद। कौन कौन से? एक हरस स्वर, जिसे मूल स्वर भी कहा जाता है, एक दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर, एक पुलित स्वर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, आगे चलिए, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ड़ का स्थान है, बताओ। ये जो ड़ व्यंजन है, ये कहाँ से उच्चारण होगा इसका? सर, ये इसका उच्चारण दांत से होगा, इसका उच्चारण तालू से होगा, इसका उच्चारण नासिका से होगा, या इसका उच्चारण जीभ से होगा? तो सर, जो प्रत्येक वर्ग का पंचम है ना, यंगड़नम, ये सर नासिका से बोले जाते हैं। कहाँ से उच्चारित होते हैं? नासिका से होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, हमारा अगला प्रश्न है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। बताइए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? भैया, तत्सम पहचानना है, बताओ, तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है, बताइए। सर, इसमें जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर, तत्सम शब्द, जल्दी जवाब दीजिए, इसमें तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द होगा इसका दीपक। जो ऑप्शन ए में लिखा है, ये दीपक तत्सम शब्द है। अच्छा सर, ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होता है दिया। इसका तद्भव क्या होता है? दिया। अच्छा सर, तो एक बात बताओ सर, हाँ, कि सर तत्सम शब्द कहते किसे हैं? अच्छा, मैं फिर से समझा दूं, मैंने 1-2 बार समझाया है, मैं इधर समझा दूं। देखो, अपनी हिंदी है ना, ये हिंदी है, हाँ सर, ये हिंदी है, और इधर है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। तो जो हिंदी में संस्कृत से 2 प्रकार के शब्द आए, कैसे? सर, एक तो हिंदी में संस्कृत के सीधे सीधे शब्द आ गए। अच्छा सर, और एक ऐसे शब्द आए जो संस्कृत से बदल कर हिंदी में आए। ठीक है सर, जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आ गए, सर, इनको तत्सम शब्द कहा जाता है। अच्छा सर, और जो शब्द संस्कृत से रूप बदल कर हिंदी में आए, रूप बदल लिया, वो तद्भव कहलाए। ठीक है सर,
और एक और बात बता दें तत्सम तद्भव के बारे में कि तत्सम शब्द पढ़ने में थोड़े कठिन लगते हैं और तद्भव थोड़े सरल होते हैं। अच्छा सर, अब किताब की लैंग्वेज में तत्सम शब्द किसे कहते हैं? किताब में कैसे लिखा होता है कि हिंदी भाषा के वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर सीधे सीधे आए हैं तत्सम है। और तद्भव क्या है? हिंदी भाषा के वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर आए और अपना रूप बदल लिए तत्सम कहलाते, सॉरी तद्भव कहलाते हैं। जो रूप बदल लिए तद्भव कहलाते हैं। अच्छा सर, तो समझ आया। अच्छा, आ गया तो बताओ तत्सम शब्द कौन सा था? क्या था आंसर? सर तत्सम शब्द था दीपक। अच्छा, तो बाकी ये तद्भव शब्द हैं, दाहिना, दिवाली और दामाद, ये सर तद्भव शब्द हैं। हाँ, तो दाहिना का तत्सम बताओ। दाहिना का तत्सम दायां होगा। वेरी गुड। और दिवाली का तत्सम क्या होगा? सर दिवाली का तत्सम होगा, दिवाली का दीपावली। क्या होगा? दीपावली। और सर दामाद का तत्सम होगा जामात। जामात क्या होता है? जामात। दामाद का तत्सम होता है जामात। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बताइए। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? मैंने कहा ठीक समय पर, तो इस पर में कौन सा कारक है? सर में और पर, दो कारक चिन्ह की विभक्तियां किसकी होती हैं? में और पर। सर में और पर ये किसकी हैं? ये अधिकरण कारक की हैं। किसकी हैं? अधिकरण कारक की हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेयार्थक क्रिया है? समझाया था प्रेयार्थक क्रिया। कौन सा शब्द प्रेयार्थक क्रिया है? बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। सर कौन सा शब्द प्रेयार्थक क्रिया है? सर जो बुलाना शब्द लिखा है ना, हाँ ये प्रेयार्थक क्रिया है। अब समझ लो प्रेयार्थक क्रिया होती क्या है। देखो प्रेयार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक प्रथम प्रेयार्थक, एक द्वितीय। अच्छा, इन क्रियाओं से पहले एक और क्रिया बनती है जिसे मूल क्रिया कहते हैं। अच्छा सर, जैसे हमने लिखा बोलना, हमने क्या लिखा? बोलना। सर ये बोलना जो है ये मूल क्रिया है। अब बोलना को प्रियार्थक बनाना है, तो बोलना को यदि प्रथम प्रियार्थक बनाएंगे तो आना प्रत्यय लगा दो। कौन सा? आना प्रत्यय। और यदि बोलना को द्वितीय प्रियार्थक बनाना है, कौन सा? द्वितीय प्रियार्थक, तो लगा दो बाना प्रत्यय। अच्छा, तो बोलना को प्रथम प्रियार्थक बनाना तो होगा बुलाना, और बोलना का द्वितीय प्रियार्थक होगा बुलवाना, बाना प्रत्यय। अच्छा सर, तो ये प्रियार्थक क्रिया है बुलाना। अगर पूछा जाता कि प्रथम प्रियार्थक क्रिया ढूंढो तो बुलाना, या पूछा जाता बुलाना में कौन सी प्रियार्थक क्रिया है, प्रथम है कि द्वितीय है, तो आप क्या बताते? सर इसमें बुलाना में प्रथम प्रियार्थक क्रिया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, आगे चलिए। और हमारा एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन प्रश्न। बताइए, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? वह खा रहा था, मैं खा रहा, कौन सा काल है? बताओ ये कौन से काल का वाक्य है? वो घुमा दिया, खा रहा था। बताओ। सर ये भूतकाल का है। बिल्कुल सही है। चार ऑप्शन कहाँ हैं? अच्छा, एक उधर ऑप्शन है पीडीएफ में उधर। सर ये भूतकाल का है, तो कौन सा भूत है? क्या पूर्ण भूत है? नहीं। क्या सामान्य भूत है? नहीं। क्या संदिग्ध भूत है? नहीं। तो कौन सा भूत है? सर ये अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल, तो ऑप्शन डी में लिखा होगा। चलते हैं डी की तरफ। सर इसमें तो अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, चलिए ये लिखा है, ये ऑप्शन है। तो जो 130 नंबर का क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है? सर अपूर्ण भूतकाल है। बहुत बढ़िया। चलिए
चलिए बताइए। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द लिंग, वचन, काल के अनुसार ना बदले वो शब्द क्या कहलाते हैं? बताओ बताओ सर, उनको उनको क्या कहते हैं? बताइए सर। उनको अव्यय कहते हैं। उनको अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उनको अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। जो ना बदलें उन्हें अव्यय अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे 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 मैं कहूँ, लिखा हमने तथा, जैसे लिखा किंतु, जैसे लिखा परंतु। क्या इनका तथा का स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाया जा सकता है? क्या आप पता करोगे तथा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? मेरी तथा कि मेरा तथा? नहीं पता चलेगा। तो जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता ना चल पाए, जिनका एक वचन बहुवचन ना बनाया जा सके, वे अवकारी शब्द हैं, या फिर कह सकते हैं वही शब्द अव्यय हैं। अवकारी कहें या अव्यय कहें, एक ही बात है। चलिए आगे बढ़िए। एक और बेहतरीन प्रश्न। संकलन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बताइए, संकलन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बताइए सर। समकलन, सम माँ है तो समकलन का संधि विच्छेद क्या होगा? समकलन तो क्या है? ऑप्शन ए सम धन कलन। कौन सा संधि विच्छेद होगा? जो ऑप्शन ए में लिखा है। अच्छा, आपका होमवर्क है, रोज होमवर्क देता हूं ना। हाँ, आज भी क्लास समाप्त हो तो बताना। 132 नंबर प्रश्न का जवाब बताना। मैं पूछ रहा हूं संकलन में कौन सी संधि है? सर ये तो संधि विच्छेद हो गया। हाँ, तो इसमें कौन सी संधि है ये बताना है। चलिए कमेंट करना वीडियो के बाद, अभी नहीं, वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद। चलिए 133। जिसमें चेतना ना हो वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा? सर जिसमें चेतना ना हो, है ना, जो जागरूक ना हो, जिसमें चेतना ही ना हो, तो जिसमें चेतना ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर उसके लिए एक शब्द है, बहुत बढ़िया, अचेतन। जिसमें चेतना ना हो वह अचेतन है। क्या है? अचेतन। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं और एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न। बताइए, शोषक शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। जो शोषक शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो शोषक मीन्स होता है शोषण करने वाला, है ना, आपके अधिकारों को जो छीन ले, आपके साथ कोई गलत व्यवहार करे वह शोषक है। और सर जो आपका पालन पोषण करे वह पोषक है। तो शोषक का विलोम क्या होगा? पोषक। अब पोषक जो दो जगह लिखा है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन बी में, तो कौन सा वाला पोषक सही होगा? सर जो ऑप्शन बी में लिखा है ये पोषक ठीक होगा। अच्छा, शोषक का पोषक अगर होता शोषित, शोषित तो शोषित का विलोम होता पोषित। ठीक है, शोषक का पोषक, शोषित का पोषित। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए बताइए अगर पता है तो बताइए। गंगा, ये जो गंगा है ना, किसका पर्यायवाची है? गंगा एक नदी है, भारत में बड़ी पवित्र नदी है, तो इसका पर्यायवाची बताइए। बताइए पर्यायवाची। सर गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी। गंगा को भागीरथी कहते हैं, गंगा को देवनद कहते हैं, गंगा को विष्णुपगी कहते हैं। ठीक है, गंगा को सूर्यसरिता कहते हैं। ये गंगा के पर्यायवाची हैं। अच्छा, ये आलय का पर्यायवाची पूछा जाए। आलय मीन्स होता है सर घर, निवास स्थल, गिरह, सदन, निकेतन। ये आलय के पर्यायवाची हैं। अच्छा, मारुत मीन्स क्या होता? सर मारुत मीन्स होती है हवा, वायु, समीर, पवन, इनको आप मारुत कह सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए।
हमारा अगला प्रश्न है और एक और बेहतरीन प्रश्न। बताइए, सेद लगाकर चाटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बताओ। सेद लगाकर चाटना मुहावरे का अर्थ होता है। सर, सेद लगाकर चाटना, जल्दी से जवाब दीजिए सर, गलत ना हो। सर, बेकार की वस्तु को संभाल कर रखना, मतलब शहद लगाकर चाटना है। बेकार की वस्तु को संभाल कर रखना, शहद लगाकर चाटना है। चलिए बता दीजिए, बताइए एक और शानदार प्रश्न। बताइए, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अच्छा, हमने आपको बताया था ना कि अगर मानो मनहु जानो जनहु ज्यों त्यों आए तो कौन सा अलंकार? सर, उत्प्रेक्षा। अच्छा, अगर ऐसा योजक चिन्ह आ जाए तो आज से याद रखना, वो रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होता है। योजक चिन्ह आ जाए तो कौन सा अलंकार? रूपक। अच्छा, अगर ऐसे शब्द आए के, समान, सरिस, ऐसे शब्द आए तो सर उपमा अलंकार होगा। कौन सा? उपमा। तो इस प्रश्न का फिलहाल जवाब है बी ऑप्शन, रूपक अलंकार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। द्रोण का अर्थ क्या है? द्रोण का अर्थ बताओ। बताइए, मैं आपको देता हूं 5 सेकंड। द्रोण का अर्थ बताइए जल्दी से। द्रोण का अर्थ क्या है? सर, द्रोण का अर्थ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या है द्रोण का अर्थ? सर, द्रोण का अर्थ होता है द्रोणाचार और कौआ। द्रोण का अर्थ होता है द्रोणाचार और कौआ। ऑप्शन सी वाला सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, गलत ना हो, शानदार प्रश्न है। फिर से एक और शानदार प्रश्न, जवाब दीजिए। अभय और उभय शब्द का सही अर्थ बताओ। अभय मीन्स क्या है और उभय मीन्स क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए। सर, अभय मीन्स होता है, अभय किसी का नाम होता है ना, अभय। अभय मीन्स होता है जो ना डरे, जो किसी से ना डरे, अर्थात निर्भय, जिसके अंदर कोई डर ना हो उसे अभय कहते हैं, निर्भय। अभय का अर्थ होगा निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां वहां, यह किस समास का उदाहरण है? गलत मत कर देना, आप गलत करोगे मैं जानता हूं, अगर सही करोगे तो बहुत अच्छी बात है। तीन बेड़ियां मिलती हैं, कौन सा समास है? सर, हमें तो दिख रहा है तीन मतलब एक पद संख्यावाची, तो दिगु नहीं। तीन बेड़ियां मिलती हैं, एक पद संख्यावाची जरूर है, लेकिन जब एक पद संख्यावाची हो और कोई तीसरा अर्थ दे रहा है तो वह बहुव्रीहि समास होगा। इसका आंसर सही है बी, बहुव्रीहि समास। अब आप कहोगे सर, तीन बेड़ियां मिलती हैं तो तीसरा अर्थ कौन सा? तीन बेड़ियां अर्थात तीन नदियां जहां मिलती हों उसे प्रयागराज, इलाहाबाद कहते हैं। तो ये तीसरा अर्थ देता है और इसका आंसर सही होगा बहुव्रीहि। ठीक है, बहुत लोग दिगु करके आए थे, उनका गलत हो गया था। याद रखना, तीन बीड़ियों का समार, प्रयागराज, तीसरा अर्थ दे रहा है। जैसे मैं कहूं त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो तीन नेत्र हों जिसके, अर्थात शंकर भगवान, तो ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। बहुत बढ़िया। चलिए सर, हमारे गद्यांश आरंभ होगा। 41 से 45 तक प्रश्न है और ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं बड़े ही आराम से आपको पढ़ाऊंगा, शानदार तरीके से सुनना, ठीक है? चलिए, आधुनिक मानव की चिंतन प्रक्रिया पर भी विज्ञान, आधुनिक मानव की चिंतन प्रक्रिया पर विज्ञान क्या कर रहा है? विज्ञान, ध्यान से सुनो,
बस पढ़ना है, 2-3 मिनट में पढ़ लेंगे। विज्ञान ने गहरा प्रभाव डाला है। आस्था और श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि को प्रतिष्ठा से ही परंपरागत मूल्यों को पर प्रश्न चिन्ह लगा है। किंतु इस तथ्य का एक दूसरा पहलू भी है कि वैज्ञानिक चिंतन ने देश को जो दूरियां कम कर दी, देश की जो दूरियां कम कर दी हैं, उससे मानव मानव में अंतर घटा है। अच्छा, जिससे कई पुराने मूल्यों को ही नहीं आयाम मिले हैं, कई पुराने मूल्यों को नए आयाम मिले हैं, जो सहयोग छोटे से ग्राम या समाज तक सीमित था, विश्वव्यापी बनता जा रहा है। अच्छा, विज्ञान ने इतना बढ़ा दिया है, हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर अधिक बल दिया जाने लगा, युद्ध पहले से अधिक गहरित ठहराया जाने लगा, समता भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्य हो गया। इसलिए है कहना तो उचित नहीं जान पड़ता, क्या कहना उचित नहीं जान पड़ता, कि नए मूल्यों का विकास नहीं हुआ, किंतु संप्रीति इतना अवश्य है कि कोई नया मूल्य इतना व्यापक नहीं हो सका कि पूरी मूल्य व्यवस्था दे सके। अधिकांश नवीनता पुरातन के संशोधन में ही हो रही है। जो नवीनता है वो पुरातन के संशोधन में हो रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बताइए। अच्छा गद्यांश था, विज्ञान से संबंधित है, मैं थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। अब बताइए, अब बताइए कि सर विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार प्रभाव डाला। विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया पर कैसा प्रभाव डाला, कौन सा आंसर होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। तो विज्ञान ने हमारे विश्वास सभी परंपरागत मूल्यों से उठ गया। जो परंपरागत मूल्य थे उनसे हमारा विश्वास उठ गया। विज्ञान ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए, विज्ञान ने क्या किए, प्रश्न चिन्ह लगा दिए। चलिए चलिए, मैं थोड़ा और छोटा कर दूं, अब ठीक है। अब बताइए, विज्ञान चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ, विज्ञान चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ। सर, हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई, फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। ऑप्शन सही होगा बी। ऑप्शन कौन सा, बी। वीडियो के बाद फिर से वीडियो देख लिया करो, जब मेरी वीडियो खत्म हो जाए, सिर्फ गद्यांश तो फिर देख लिया करो, है ना, मेहनत कर लिया करो, दोबारा से गद्यांश पीछे करके दे लिया करो, जब वीडियो एक बार खत्म हो जाए फिर से कोशिश किया करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित हैं। तो जिसको गद्यांश थोड़ा दिक्कत होती है ना, वो वीडियो खत्म होने के बाद फिर से गद्यांश को देख लिया करिए, वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखा करिए, है ना, क्योंकि 5 नंबर फ्री के आप छोड़ नहीं सकते। क्या आज के सभी मूल नवनिर्मित ही हैं, बताओ कौन सा आंसर सही है। क्या आज के सभी मूल नवनिर्मित ही हैं। हाँ, आज मूल ही महत्वहीन हो गए हैं, आज मूल ही महत्वहीन हो गए हैं। आंसर सही होगा ए, ठीक है। गद्यांश को फिर देख लीजिएगा अगर नहीं समझ आया है तो, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, हो सकता है किसी किसी को ना आए, है ना, जरूरी नहीं है सबको आए, जरूरी नहीं है, दिक्कत करेगा गद्यांश। लेकिन अभी अगर इस कठिनाई से गुजर लोगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। विज्ञान के किन नए मूल्यों के निर्माण से में सहयोग दिया है, विज्ञान ने किन नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग दिया है। तो मनुष्य को आत्म केंद्रित बना दिया है, विज्ञान ने क्या कर दिया, मनुष्य को आत्म केंद्रित कर दिया है। बहुत बढ़िया। और आज के गद्यांश का आखिरी प्रश्न, गद्यांश से संबंधित आखिरी प्रश्न, फिर इसके बाद 5 प्रश्न और बचेंगे, अलग से वो प्रश्न होंगे व्याकरण से। उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है, उपयुक्त शीर्षक क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, अंतरराष्ट्रीय परिकल्पना। क्या है, अंतरराष्ट्रीय परिकल्पना। गद्यांश से प्रश्न समाप्त हुए। अब 5 प्रश्न और बचे हैं, 5 अलग से। किस रस को रसराज कहा जाता है, जल्दी से जवाब दीजिए, किस रस को रसराज कहा जाता है, बताइए। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, किसे, श्रृंगार रस को।
अच्छा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? सर श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। वीर रस का क्या है? वीर रस का है उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सर शांत रस का होता है निर्वेद। और हास्य रस का क्या है? हास्य रस का होता है हास्य। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, कुछ कह रहा है ये प्रश्न, देख लो, देख लो। मात्राएं नहीं लगानी आती हैं तो आपको हम सिखाएंगे टॉपिक वाइज में। अभी हम बताते हैं। निम्न पंक्ति में छंद बताइए, कौन सा छंद है? नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम विवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद से सुफन सिंहासन है। कौन सा छंद है? सर मैं बता देता हूँ। आपको अगर मात्राएं लगानी आती हैं तो आराम से बाद में लगा लेना। इसमें रोला मा छंद है। कौन सा छंद है? रोला छंद है। आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और आपकी 9 बजे वाली भी क्लास है, आपको करनी है। तो इसके और उसके क्लास के बीच में 10-15 मिनट का गैप हो ना। तो आप 9 बजे भी, रात्रि 9 बजे वाली हमारी क्लास चल रही है, उसे भी ज्वाइन करिए, उसे भी लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागा अर्जुन की नहीं है? नागा अर्जुन की कौन सी रचना नहीं है? दादा कामरेड ये नागा अर्जुन की नहीं है तो किसकी है? दो होमवर्क, एक क्वेश्चन नंबर 137 था, एक 148। दादा कामरेड किसकी रचना है? कमेंट करके बताना। ये नागा अर्जुन की नहीं है, बाकी सब नागार्जुन की हैं। बताइए, ज्ञानदीप किसकी रचना है? बताइए सर, ज्ञानदीप किसकी रचना है? बहुत बढ़िया। ज्ञानदीप किसकी है? सर ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। किसकी है? ज्ञानदीप सर शेख नबी की है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, जवाब गलत ना हो। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? जल्दी से बताइए। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार सर 1917 में दिया गया, 70 में दिया गया था, 1970 में। तो आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आपके 37 में से कितने प्रश्न सही हुए, हमें ज़रूर टाइप किया करिए। तो आप 9 बजे वाली क्लास जल्दी से 15-20 मिनट का रेस्ट लेके 9 बजे वाली क्लास में ज़रूर आइए और 1 से 1.5 घंटे वहाँ भी जुड़िए, है ना। अच्छे से 1-1.5 महीने मेरे साथ अच्छे से मेहनत कर लीजिए, हिंदी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।